समस्त सुधीजनों को सादर नमस्कार। राजशेखर ने संस्कृत के कवियों पर प्रशस्तियां लिखी हैं जिनकी की चर्चा मैंने अपने अनेक वक्तव्यों में की है। उन्होंने 37 कवियों की प्रशस्ति इस प्रशस्ति माला में की है। जल्हड़ ने सूक्ति मुक्तावली में राजशेखर कृत ये कवि प्रशस्तियां उद्धृत की हैं। उनमें एक क्रम से पाणिनि से लगाकर अपने समय तक के कवियों की प्रशस्तियां हैं, जिनमें कि उन कवियों के काव्य सौष्ठव पर भी प्रकाश पड़ता है। कालिदास के संबंध में उसमें एक श्लोक राजशेखर का आता है। एकोपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किमु। इसमें राजशेखर कहते हैं कि एक कालिदास से भी पार पाना संभव नहीं है। श्रृंगार और ललित अभिव्यक्ति के क्षेत्र में तीन यदि कालिदास हों तो फिर क्या कहा जाए। इस श्लोक में यह कहा गया है। इससे ऐसा ही प्रतीत होता है आपाततः कि राजशेखर की जानकारी में, उनके संज्ञान में 3 कालिदास थे और तीनों कालिदासों के संबंध में वे सराहना के भाव से कह रहे हैं कि तीनों ही श्रृंगार और ललित अभिव्यक्ति की दृष्टि से अपूर्व हैं और ऐसे हैं कि उन्हीं को पढ़ते रहें, जीवन में उनसे पार नहीं पाया जा सकता, अंत नहीं होता उनके रसास्वाद का कभी। यह राजशेखर का आशय है। इससे यह समस्या उत्पन्न होती है कि 3 कालिदास कौन से हैं। राजशेखर तो बड़े आचार्य हैं, महान कवि और नाटककार भी हैं और उतने ही दिग्गज आचार्य भी वे हैं, चिंतक भी वे हैं। यदि उन्होंने कहा है, जैसा जल्हड़ 13वीं शताब्दी में उनके नाम से सुभाषित उद्धृत कर रहे हैं, तो कोई आधार होना चाहिए, कोई पृष्ठभूमि होना चाहिए। कालिदास कैसे 1 से अधिक या 3 हो सकते हैं। एक अन्य व्याख्या जो इस श्लोक की जाती है, कुछ विद्वानों के द्वारा की गई है, वह यह है कि कालिदास से आशय कालिदास व्यक्ति से, कवि विशेष से नहीं लेना चाहिए, कालिदास के 3 काव्यों से लेना चाहिए। जैसे शिशुपाल वध को माघ कह दिया जाता है। माघ में प्रकृति वर्णन अर्थात शिशुपाल वध में प्रकृति वर्णन लक्षणा से, यह लक्षणा से या उपादान लक्षणा से कालिदास कहने से कालिदास का काव्य, माघ कहने से माघ का काव्य। तो यह आशय ले लेना चाहिए कि एक ही काव्य जीवन भर पढ़ते रहें, उससे पार नहीं पाया जा सकता कालिदास का। फिर 3 काव्य उनसे कैसे पार पाया जा सकता है। उनके रसास्वाद के महासागर में डूबते उतराते रहें, कभी पार नहीं लगेगा, ऐसा कालिदास कहना चाहते हैं। तब यह समस्या आती है कि 3 काव्य कौन से कालिदास के। 3 उनके नाटक हैं, 2 महाकाव्य हैं, 2 खंडकाव्य हैं। इनमें से कौन से 3 काव्यों का राजशेखर जिक्र कर रहे हैं। उसमें एक आपत्ति है, इसमें इष्टापत्ति आती है कि पूरा प्रसंग कवि प्रशस्ति का है। कवियों के बारे में प्रशस्ति कर रहे हैं राजशेखर, एक एक कवि की विशेषताएं बता रहे हैं। काव्य प्रशस्ति का या काव्य चर्चा का प्रसंग यह नहीं है। तो प्रसंगोपात तो यही अर्थ है कि कालिदासत्रयी यदि है तो फिर क्या कहना है, अर्थात 3 कालिदास यदि हैं तो क्या कहना है। इसलिए यही आशय लिया जाना चाहिए कि 3 कालिदास हैं राजशेखर की दृष्टि से, और फिर 3 कालिदास कौन से हो सकते हैं। कालिदास नामधारी अनेक कवि संस्कृत में हुए और आगे चलकर कालिदास एक उपाधि हो गया। कालिदास इतना बड़ा नाम हो गया कि हर युग में एक कालिदास हुआ है, ऐसा
किसी बड़े कवि के लिए कहा जाने लगा। व्यास जिस तरह से एक उपाधि है, और हर युग में एक व्यास होता है, कई कई व्यास हुए। कितने व्यास हुए हैं इस पर मैंने चर्चा की। पुराण स्वयं बताते हैं कि अमुक कल्प में, अमुक युग में अमुक व्यास हुए। 28 व्यासों की चर्चा की जाती है। तो कालिदास भी उसी प्रकार से एक उपाधि बन गई। नाम इतना बड़ा है कि उसको उपाधि बना दिया गया। आप हमारे समय के हरिश्चंद्र हैं, ऐसा किसी व्यक्ति के लिए जिस तरह से कहते हैं, उसी तरह से अलग अलग युगों में किसी अच्छे कवि के लिए आप हमारे समय के कालिदास हैं, ऐसा उसके लिए कहा जाने लगा। यहाँ तक कि हमारे समय में 20वीं शताब्दी में जो अच्छे कवि हुए संस्कृत में, उनके लिए भी कहा गया कि ये हमारे समय के कालिदास हैं, जैसे आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी। और इस तरह से कई कालिदास होते रहे, और उनकी एक लंबी सूची बनाई जा सकती है। भागीरथ प्रसाद शास्त्री वागीश ने 11 कालिदासों की चर्चा की है। मेरी राय में और भी अधिक कालिदास हैं। एक तो कल्याण स्तव, चर्चा स्तव, मकरंद स्तव, इन 3 स्तोत्रों के कर्ता एक कालिदास हैं। ये प्राचीन स्तोत्र हैं। कश्मीर शैव दर्शन की परंपरा का चर्चा स्तव अच्छा स्तोत्र है। उसके संबंध में यह चल पड़ा कि कालिदास का रचा हुआ है। कोई भी बहुत सुंदर ललित रचना आई तो उसके कर्ता का नाम यदि पता नहीं है तो कह दिया कि कालिदास का है। तो प्रवाद भी चल पड़ते हैं। ये 3 स्तोत्र कालिदास के हैं, ऐसा यह तो प्रवाद ही है। धातु प्रबोध एक ग्रंथ है, उसके प्रणेता का नाम कालिदास है, पर वो कालिदास चक्रवर्ती हैं, इसलिए ये एलिमिनेट हो जाते हैं कि ये मूल कालिदास जो 3 राजशेखर की दृष्टि में रहे होंगे, उनमें ये नहीं आ सकते। एक संक्षेप शंकर विजय महाकाव्य के प्रणेता माधव हैं, उनको अभिनव कालिदास कहा गया, पर वे प्रसिद्ध हैं। 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी उनका समय है। सायण और माधव विजयनगर साम्राज्य के मंत्री, इतिहास निर्माता रहे हैं, और उनके नाम से यह संक्षेप शंकर जय महाकाव्य है। यद्यपि अत्यंत विवाद है कि विजयनगर साम्राज्य के जो मंत्री थे सायण के भाई माधव, उन्होंने इसको लिखा है या नहीं, पर इस काव्य के प्रणेता को भी अभिनव कालिदास कहा गया, क्योंकि इसकी रचना शैली में वैसी ही वैदर्भी रीति सरसता है। यह भी पदवी मात्र है। यह भी इस सूची में 3 कालिदास कौन से हैं, उसको यदि शॉर्टलिस्ट किया जाए तो ये भी निकल जाते हैं। एक अभिनव भारत चंपू, भागवत चंपू के प्रणेता, उनको भी अभिनव कालिदास कहा गया, पर कालिदास से अलग करने के लिए अभिनव कालिदास फिर कह दिया गया। श्रृंगार कोश भाण के प्रणेता काश्यप कवि को भी अभिनव कालिदास कहा गया, वो भी इस 3 कालिदासों की सूची में स्थान नहीं बनाते। पर अन्य अनेक काव्य हैं जिनका की प्रकाशन, जिनकी पांडुलिपियों में कालिदास कृत या कालिदास का एक काव्य ऐसा सूचित किया गया है। लंबी सूची ऐसे काव्यों की बनाई जा सकती है, बहुत सारे काव्य हैं। ऐसा लगता है कि शताधिक काव्य, ज्योतिष के ग्रंथ, काव्यशास्त्र और छंदस शास्त्र के ग्रंथ कालिदास के नाम से पांडुलिपियों में, हस्तलिखित पांडुलिपियों में मिलते हैं, और प्रकाशित भी हैं कालिदास के ही नाम से। दुर्घट काव्यम, नलोदय, पुष्प बाण विलासः, राक्षस काव्यम काव्यमाला में कालिदास के नाम से छपा है। राम सेतु, सेतुबंध, ये तो प्राकृत का काव्य है और उसके कर्ता कालिदास नहीं है, निश्चित ही है, पर प्रवाद चल पड़ा कि वो वही कालिदास हैं जो प्रवर सेन ही कालिदास हैं, यह भी एक मत कहीं आया था। लघुस्तव काव्य, विद्वत विनोद काव्य, वृंदावन काव्य, यह परवर्ती काव्य है। श्रृंगार तिलक, श्रृंगार सार, इनके पांडुलिपियों में कालिदास कृत ऐसी सूचना मिलती है। कहीं कहीं कालिदास के नाम से इनको छापा भी गया है। और भी अन्य अनेक ग्रंथ हैं। कवि रहस्य है, काव्य प्रकाशार्थ निर्णय, व्रत रत्नावली, श्रुतबोध तो प्रथमा या मध्यमा में चलता था। हमने जब प्रथमा परीक्षा दी तब फिर हटा दिया गया, क्योंकि उसमें सुजंगे इत्यादि इत्यादि श्रृंगार के विशेषण थे। तो नीतिवादी
नैतिकतावादी पंडितों ने कहा कि ऐसे सुकुमारमती छात्रों के सामने ऐसे विशेषणों वाला, ऐसे पद्यों के उदाहरण जिनमें ऐसे काव्य को नहीं चलाना चाहिए, ऐसे छंदशास्त्र के ग्रंथ को नहीं चलाना चाहिए। पीव्र और सुजंगे इत्यादि जिसमें विशेषण हो उदाहरण के पद्यों में, तो बाद में वो हटाया गया। लेकिन श्रुतबोध बहुत अच्छा छंदशास्त्र का ग्रंथ है और ललित मधुर सारे पद्य उसके हैं। इसके कारण चल पड़ा कि वो कालिदास की रचना है, बाद की ही रचना वह है। और एकाक्षर माला, नानार्थ शब्द रत्न, ये कोशशास्त्र के ग्रंथ, ज्योतिष के ग्रंथों में उत्तर कालामृत, कटपा, जातक चंद्रिका, ज्योतिर्विदाभरण, स्वरशास्त्र सार, रहस्य बोध, नारद सिद्धांत व्याख्या, ये भी कालिदास के नाम से पांडुलिपियों में है। आचार कल्प, आयुर्वेद के ग्रंथों में रससार संचय, वेद्य मनोरमा, ये भी कालिदास के नाम से हैं। कर्मकांड में कुंड निबंध नामक ग्रंथ, उसके प्रणेता कालिदास हैं, लेकिन कालिदास नाम दे दिया गया है। हमारे समय में भी कालिदास नाम दे दिया है। कालिदास भट्टाचार्य प्रसिद्ध दार्शनिक हैं। बलभद्र के आत्मज कालिदास हैं। शाक्त तंत्र के कई ग्रंथ कालिदास के नाम से हैं। अंबास्तव, काली स्तव, चंडिका दंडक, नवरत्नमाला, श्यामला दंडक कालिदास के नाम से छपा है, काव्यमाला में छपा हुआ है। त्रिपुर सुंदरी स्तुति काव्य, कल्याणस्तव, मकरंदस्तव इत्यादि इत्यादि, लंबी सूची हो सकती है। पर इन सभी काव्यों को, जिस कालिदास को हम जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतल के प्रणेता के रूप में, रघुवंश महाकाव्य के प्रणेता के रूप में, उससे नहीं जोड़ा जा सकता, यह तो निश्चित है। इसमें कोई भी गंभीर दावेदार, सीरियस क्लेमेंट नहीं है कि जिस कालिदास को हम जानते हैं रघुकार के रूप में, मेघदूत के प्रणेता के रूप में, शाकुंतल के प्रणेता के रूप में, उसकी रचनाएं कदापि नहीं है। तब श्रृंगार और ललितोद्गार वाले 3 कालिदास कौन कौन से हैं, यह भी समस्या रह जाती है। और कुछ सीरियस क्लेमेंट या कुछ गंभीर दावा ठोकने वाले काव्य या कवि आते हैं। उनमें एक कुंतलेश्वर दौत्य के प्रणेता महाकवि कालिदास, यह उल्लेख है, गंभीरतापूर्वक विचारणीय है, क्योंकि कुंतलेश्वर दौत्य कालिदास ने लिखा था, यह क्षेमेंद्र चर्चा करते हैं। और यह सूरत तिलक में क्षेमेंद्र बताते हैं कि कुंतलेश्वर दौत्य में कालिदास ने यह काव्य लिखा था। राजा विक्रमादित्य ने किसी गुप्त राजा कुंतलेश्वर की राजसभा में उनको दूत बना करके भेजा था। दूत बन करके गए, उसके संस्मरण स्वरूप उन्होंने कुंतलेश्वर दौत्य नामक काव्य लिखा, ऐसा क्षेमेंद्र सूचना देते हैं। तब यह विचारणीय हो जाता है कि कुंतलेश्वर दौत्य के प्रणेता कालिदास कौन है। बाकी तो बहुत सारे काव्य और भी हैं। अक्षर मालिका स्तोत्र, कर्पूर स्तोत्र, ज्वालामुखी स्तोत्र, देवी पंचशती, देव्यष्टक, देव्या रात्रिका, मंगलाष्टक, मालास्तव, मीन नयनाष्टक इत्यादि। पर कुंतलेश्वर दौत्य काव्य, उसके संबंध में विचारणीय प्रश्न है। और वह यदि उसके प्रणेता कालिदास हैं तो फिर वे कालिदास गुप्त काल में हुए। तब एक कालिदास गुप्त काल में हुए। एक कालिदास हम मानते हैं कि विक्रमादित्य जो उज्जैनी में राज्य करते थे, जिनको शकारी उपाधि मिली और शक राजा को परास्त किया, जिन्होंने विक्रम संवत का प्रवर्तन किया, उनके समकालीन कालिदास थे। और अग्निमित्र के भी समकालीन थे, पतंजलि और अग्निमित्र के भी समकालीन हुए, क्योंकि दूसरी शताब्दी ईसी पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसी पूर्व लगभग समय का नैकट्य है। तो एक कालिदास ये हुए। कदाचित उन्होंने कुंतलेश्वर दौत्य भी लिखा हो, जैसा कि क्षेमेंद्र कहते हैं। ये 2 कालिदास हो जाते हैं। एक कालिदास भोज की राजसभा में थे। ऐसा अनेक ग्रंथ, पुरातन प्रबंध संग्रह, मेरुतुंग का जो कथा संग्रह है, प्रबंध चिंतामणि, उसकी कथाओं में, भोज प्रबंध की कथाओं में कालिदास भोज की सभा में थे, ऐसे उल्लेख आते हैं। अनुश्रुति की परंपरा से चला आ रहा है कि भोज के समय कालिदास थे।
तब 3 कालिदास इस तरह से तो हो जाते हैं कि एक विक्रमादित्य के समकालीन कालिदास हैं जिन्होंने कि शाकुंतल, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमार्वशीयम इन 3 नाटकों की रचना की, और एक कालिदास गुप्तकाल में हैं जिन्होंने कुंतलेश्वर दौत्य काव्य लिखा था, क्योंकि क्षेमेंद्र को जानकारी है तो उसका प्रमाण लेना चाहिए। और एक कालिदास अनेक ग्रंथों में चूंकि भोज की राजसभा में वर्णित है तो वे तीसरे कालिदास हो सकते हैं। एतद व्यतिरिक्त जितने कालिदास हैं उन सबको वस्तुतः कालिदास कवि के वे नहीं है, कालिदास उपाधि है या कालिदास नाम दे दिया गया है। किसी का भी नाम कालिदास हमारे समय में भी हो सकता है। तो वे वास्तव में कालिदास कवि जो जिनको कि राजशेखर कह रहे हैं कि श्रृंगार और ललितोद्गार के मामले में अपूर्व हैं ये तीनों, उनका क्या कहना है, उनमें ये उन तीनों में इनमें से कोई नहीं अट सकता है। अन्य कालिदास बाद में भी होते रहे। गोविंद भट्ट अच्छे कवि थे, अकबर के समकालीन थे। रीवा से फिर उनको अकबर ने बुलाया था, उनका मान सम्मान किया और कालिदास की उपाधि उनको दी। अकबरी कालिदास वे कहलाए। कालिदास से अलग करने के लिए ही फिर उनको अकबरी कालिदास कहा गया। अच्छे श्लोक उनके प्राप्त होते हैं, पर समस्या फिर भी अभी भी बनी रहती है कि ये 3 कालिदास हैं यदि, तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, और 3 नाटक, 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य, इन तीनों में से किसके हैं। भोज के सभा में जो कालिदास थे वे तो इसके दावेदार नहीं हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि छित्तप बहुत अच्छे कवि थे, भोज के राजसभा में अत्यंत सुंदर उनके श्लोक सुभाषित संग्रहों में उद्धृत हैं। उनको या किसी ऐसे कवि को फिर भोज ने कालिदास कहना आरंभ किया। प्रत्येक राजा की महत्वाकांक्षा रहती है कि राजा विक्रमादित्य के समय में एक कालिदास हुआ तो मेरे समय में क्यों ना एक कालिदास हो जाए। और भोज की महत्वाकांक्षा उस प्रकार की रही होगी। यह द्वात्रिंशत् पुत्तलिका सिंहासन जो कथा ग्रंथ है उससे भी लगता है कि उसमें हर पुतली कहती है कि विक्रमादित्य की बराबरी तुम कैसे कर सकोगे। तो विक्रमादित्य के समकक्ष होने की आकांक्षा जो थी उससे हमारे समय में भी एक कालिदास हो, यह उन्होंने एक अपने समय का कालिदास कोई चुन लिया, निर्धारित किया, उसको उपाधि दी कालिदास की। कालिदास उसको कहना आरंभ किया, पर वह रघुवंश प्रणेता, शाकुंतल प्रणेता कालिदास नहीं ही हो सकता है, क्योंकि तब तक रघुवंश और शाकुंतल अनेक आचार्यों द्वारा उद्धृत किए जा चुके हैं। एक कालिदास के संबंध में जो अनुश्रुति है, यद्यपि अनुश्रुतियां ही हैं पर वे थोड़ी गंभीरतापूर्वक विचारणीय हो जाती हैं, क्योंकि सिंहल में भी अनुश्रुतियां चलती हैं, लंका में या सिंहल द्वीप में भी वे अनुश्रुतियां चलती हैं, और भारत में भी कुछ कथा ग्रंथों में वे अनुश्रुतियां आती हैं। पंडित परंपरा में उनको कहा जाता रहा है। तदनुसार कालिदास कुमारदास के समकालीन थे जिन्होंने जानकी हरण महाकाव्य लिखा। कुमारदास का भी संबंध सिंहल के श्रीलंका के राज परिवार से था। कालिदास और कुमारदास में मित्रता थी। कालिदास अपने मित्र के आग्रह पर सिंहल द्वीप गए और वहां किसी गणिका के प्रेम में पड़ गए, तो उसी के घर में टिके रह गए। सिंहल के राजा को चिंता हुई कि कहाँ गए कालिदास, कुमारदास हमारा प्रिय कवि उसको लेकर के आया, कहाँ गायब हो गया। तो उसको ढूंढने के लिए उन्होंने एक समस्या पूर्ति घोषित कराई। पद्मात् पद्मम समुत्पन्नम श्रूयते न तु दृश्यते। इस समस्या पूर्ति को उन्होंने घोषित कराया कि जो इसकी पूर्ति कर देगा उसको इतना इतना पुरस्कार दिया जाएगा। कोई सुंदर पूर्ति उसकी नहीं कर सका जिससे प्रमाणित हो सके कि वो कालिदास ही कर सकते हैं ऐसी पूर्ति। उस गणिका के यहाँ जो है, जिसके यहाँ ठहरे हुए थे कालिदास, उसने कालिदास से कहा है कि इसकी पूर्ति कर दो। कालिदास ने खेल खेल में उसकी पूर्ति लिख दी। बाले तव मुखाम भोजे कथमिंदी वरद्वयम। हे बाले, हे सुंदरी, तुम्हारे मुख कमल में ये 2 नील कमल कैसे फिर उगे। यदि यह कहा गया कि एक कमल में दूसरा कमल उगाए ऐसा सुना है लेकिन देखा कहीं नहीं गया, तो कालिदास ने उसका उत्तर दे दिया सुंदरी को संबोधित करते हुए कि तुम्हारे मुख कमल में फिर 2 नील कमल आंखों के
कैसे उत्पन्न हुए? हमने तो देखा कि कमल से कमल उत्पन्न हुआ है। तो यह समस्या पूर्ति उस गणिका ने जाके बताई सिंहल के राजा को। कुमारदास को लगा कि इसी गणिका के यहाँ कालिदास ठहरे हुए हैं। तो इस कथा के अनेक रूपांतर मिलते हैं। उस गणिका ने इनाम के लालच में, पुरस्कार की राशि के लालच में कालिदास की हत्या कर दी थी इत्यादि। पर यह कथा मात्र है और एक कालिदास इतनी अनुश्रुतियों के कारण ऐसा कहा जा सकता है कि गुप्त काल में 4वीं-5वीं शताब्दी में थे। कुमारदास का भी यही समय है। कुमारदास श्रीलंका से भारत आए थे। यहाँ उन्होंने अध्ययन भी किया। राज परिवार से उनका संबंध था। वापस वे चले गए। हो सकता है कि कालिदास कवि जो गुप्त काल के हैं उनके साथ सिंहल द्वीप गए हों, पर कथाएं हैं, कोई इतिहास का प्रमाण तद व्यतिरिक्त नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा लगता है कि एक कालिदास विक्रमादित्य के समय में हैं, जिनको कि मानना पड़ता है, क्योंकि विक्रमादित्य हैं और शाकुंतल, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशी में 3 नाटक तो उसी समय लिखे गए हैं। यह मानना कठिन है कि गुप्तकाल में लिखे गए होंगे, क्योंकि अग्निमित्र से जिसका इतना निकट संबंध हो, जो उसके इतिहास को जानता हो, निकटता से देखता रहा हो, वही मालविकाग्निमित्रम लिखेगा। अन्य भी साक्ष्यों से, पुरातात्विक साक्ष्यों से, जिनकी चर्चा मैंने अन्यत्र की है, कि भीटा का मेडेलियन है और मृण्मय फलक है, और भी अन्य पुरातत्व के प्रमाण हैं, जिनसे कालिदास का प्रथम 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में होना प्रमाणित होता है। शाकुंतलकार, विक्रमोर्वशीयकार, मालविकाग्निमित्र कार कालिदास का। अब गुप्त काल में भी एक कालिदास थे, तो उन्होंने कौन सा काव्य लिखा, यह समस्या रहती है। इस समस्या पर विचार करेंगे। एक और गंभीर समस्या थोड़ी सी आती है कि एक चित गगन चंद्रिका नाम का अत्यंत रमणीय शैव शास्त्र का ग्रंथ है, स्तोत्र काव्य है काली का, जिसकी चर्चा मैंने कल के ही एक वक्तव्य में की है। यदि आप इस वक्तव्य को सुन रहे हैं तो मेरे कल के वक्तव्य को पहले सुन लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि चित गगन चंद्रिका के बारे में मैंने उस वक्तव्य में चर्चा की है। चित गगन चंद्रिका का समय मैंने उसमें स्पष्ट रूप से अकाट्य प्रमाणों से साबित हो जाता है कि वह 12वीं-13वीं शताब्दी का ग्रंथ है। अभिनव गुप्त के कुछ पश्चात का ग्रंथ वह है। और समस्या इसलिए आती है कि चित गगन चंद्रिका की जो 2 संस्करण हैं, उन दोनों में महाकवि कालिदास प्रणीत छाप दिया गया है। कलकत्ता से आगमानुशासन समिति के द्वारा प्रकाशित कराया गया संस्करण, जो कि संस्कृत पुस्तक भंडार ने भी छापा और लंदन से भी प्रकाशित हुआ 1937 में। उसके संपादक स्वामी त्रिविक्रम तीर्थ, उन्होंने तो मान ही लिया है कि यह चित गगन चंद्रिका कालिदास प्रणीत है। उसकी पोथियों में चूंकि महाकवि कालिदास प्रणीत ऐसा हस्तलेखों में लिखा हुआ है, तो वही इन लोगों ने छाप दिया। और दूसरा संस्करण जो सरस्वती भवन ग्रंथमाला में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से 1980 में निकला, उसमें अच्छी वैदुष्यपूर्ण भूमिका भागीरथ प्रसाद शास्त्री वागीश जी की है, और क्रम प्रकाशिका टीका रघुनाथ मिश्र की बहुत अच्छी टीका के साथ वह छपा है। वागीश जी ने तो प्रतिवाद दृढ़तापूर्वक किया है कि चित गगन चंद्रिका के प्रणेता वे कालिदास नहीं हो सकते। कालिदास वे स्वयं अपने आप को कहते हैं, चित गगन चंद्रिका के कवि स्वयं कहते हैं कालिदास अपने को, लेकिन मैं काली का दास हूं इस दृष्टि से कहते हैं। अपना नाम वे स्वयं बताते हैं पुष्पिका में और अंतिम पद्य में भी कि श्रीवत्स मेरा नाम है। तो कालिदास वे कहते हैं अपने आप को काली का दास होने के कारण। अब काल्या दासः, ऐसा यदि समास विग्रह करेंगे तो कालीदास ऐसा दीर्घ इकार होना चाहिए। ये व्याकरण की समस्या है। और कालस्य अपत्यम काली, ऐसा तस्यापत्यम, ऐसा पाणिनि सूत्र से
जिस प्रकार से दशरथस्य अपत्यम पुमान अत इंग से इंग प्रत्यय लगा करके दाशरथी बनता, उसी तरह से कालस्य अपत्यम पुमान काली और तस्य काले है दास कालिदास, ऐसा भी शब्द निर्वचन हो जाएगा। पर यह व्याकरण की समस्या है। कालिदास रस विकार के साथ ही नाम सर्वत्र मिलता है प्रायः, और चित्तगगन चंद्रिका के प्रणेता भी कहते हैं कि मैं कालिदास हूं, पर मैं काली का दास होने के कारण कालिदास हूं। पर अनेक स्थलों पर चित्तगगन चंद्रिका के भीतर भी कालिदास यह शब्द आ जाता है। पोथियों में महाकवि कालिदास प्रणीत इस चित्तगगन चंद्रिका को बता दिया जाता है, और एक इस कारण से भी यह भ्रांत धारणा बनती है कि चित्तगगन चंद्रिका सुंदर काव्य है, उसमें कालिदास की छायाएं बहुत हैं, और रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतल, मालिकाग्निमित्र के जो श्लोक हैं उनसे साम्य उसकी अनेक अभिव्यक्तियों में मिलता है। उसकी पुष्पिका में भी, पोथियों में, श्री कालिदास महाकवि विरचिता चित्तगगन चंद्रिका संपूर्णा, ऐसा हस्तलेखों में उसमें लिखा हुआ है। और यह कालिदास चंद्र प्रसूतिरानंदिनी स्तुतिर्व्याजात, ऐसा चित्तगगन चंद्रिका के ही भीतर कहा गया है। कालिदास कवि चंद्र की यह प्रसूति है। ऐसा वीक्ष काली महिमानुवर्ण्यते तन्नुदे तदपि दास जल्पितम, हे काली तुम्हारी महिमा का मैं अनुवर्णन कर रहा हूं, यह तुम्हारे दास का जल्पित है, ऐसा चित्तगगन चंद्रिकाकार कहते हैं। तो यहाँ पर वे काली संबोधन करते हैं रस विकार के साथ में, और मैं तुम्हारा दास। इस दृष्टि से प्रथम चरण में जो काली संबोधन है और दास द्वितीय चरण में है, उसको मिलाकर के कालिदास में हूं ऐसा नाम या उपाधि भी वे अपनी सूचित कर देते हैं। वो कालिदास जल्पितम ऐसा अन्वय कर लिया गया फिर टीकाकारों के द्वारा, तो कालिदास वे अपने आप को कह रहे हैं, ऐसा आशय ले लिया गया। अन्यत्र भी दो स्थानों पर कालिदास नाम चित्तगगन चंद्रिका में इसी प्रकार से आता है। पर अंत में, अंतिम पद्य में श्रीवत्स नामांकित और कालिदास पदवीम समाश्रिता ऐसा आता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि श्रीवत्सो विददे सतु, ऐसा स्वयं पांडुलिपियों में अंतिम श्लोकों में लिखा हुआ है। तो श्रीवत्स चित्तगगन चंद्रिका के प्रणेता हैं, और कालिदास उपाधि से उनके नाम में जुड़ गया है। काली का दास होने के कारण वे स्वयं अपने आप को कालिदास कहते हैं। चित्तगगन चंद्रिका के प्रणेता, जिस कालिदास को हम रघुवंश के प्रणेता के रूप में, शाकुंतल के प्रणेता के रूप में जानते हैं, वे नहीं हो सकते हैं, और इतिहास की दृष्टि से तो बहुत दूरी है ही। अन्य भी प्रमाण दिए हैं, उनकी चर्चा करने की कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जब समय प्रमाणित हो गया कि यह 11वीं शताब्दी के बाद का ग्रंथ है, तो कालिदास जिसको कि हम प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व और द्वितीय कालिदास यदि मानते हैं तो चौथी 5वीं शताब्दी ईस्वी से संबद्ध करते हैं, वो चित्तगगन चंद्रिकाकार यदि कालिदास कहे जाते हैं तो उनसे सर्वथा भिन्न है। पर यह कह सकते हैं कि यदि 3 कालिदास हैं तो तीसरा कालिदास चित्तगगन चंद्रिकाकार कालिदास क्या माना जाए, क्योंकि राजशेखर का समय भी लगभग वही है और भोज का समय भी वही है, लगभग वही है, पर किंचित दूरी लगती है समय की दृष्टि से। इसलिए जो कालिदास त्रयी की चर्चा राजशेखर कर रहे हैं, उनमें तो चित्तगगन चंद्रिकाकार कालिदास, यदि उनको कालिदास कहा जाए तो वे उनमें नहीं आएंगे। लेकिन 3 कालिदास से आशय राजशेखर का यदि है, तब वे कालिदास कौन से हैं, यह समस्या बनी रह जाती है। चित्तगगन चंद्रिकाकार ने गणेश की वंदना की है। मालिकाग्निमित्रम के पूरे के श्लोक
का एक चरण उन्होंने दोहरा दिया है। गणेश वंदना कालिदास नहीं करेंगे क्योंकि उनका जो देवमंडल है उसमें गणेश अभी नहीं आए हैं। और कालिदास का ऐसा कवि स्वभाव नहीं है कि वे अपनी पंक्ति को दूसरे काव्य में वैसी की वैसी ही लिखें। कहीं कहीं हस्तलिखित प्रतियों के लेखकों ने कुमार संभव में जो स्तुति है उसके पद्य रघुवंश में जोड़ दिए हैं, वो बात अलग है। पर कालिदास ऐसा नहीं करते अपनी ओर से, भभूति ऐसा करते हैं। भभूति अपने पद्यों को, महावीर चरित के कुछ पद्यों को भी उत्तर रामचरित में वैसा का वैसा ही जोड़ देते हैं। उनको कुछ मोह है अपने पद्यों को लेकर के। कालिदास को अपनी रचनाओं का ऐसा कोई मोह नहीं रहा कि मेरी वो पंक्तियां इसमें भी मैं जोड़ दूं। वे उर्वरता उनमें इतनी है कि कुछ नया ही हमेशा करते हैं। तो चित गगन चंद्रिकाकार कालिदास की पंक्ति दोहराते हैं, कालिदास स्वयं ऐसा नहीं करेंगे। पतंजलि का एक और महत्वपूर्ण उल्लेख चित गगन चंद्रिकाकार ने किया है। ये मन प्रणि ददुर महर्षयस्तान पतंजलि मुखानुपास्महे। ऐसा ग्रंथारंभ में स्तवन करते हुए पतंजलि प्रमुख महर्षियों का हम वंदन करते हैं, ऐसा वे कहते हैं। पतंजलि को महर्षि कहते हैं। यह भी एक प्रमाण है कि यह उस कालिदास की रचना नहीं हो सकती, क्योंकि प्रथम शताब्दी ईस्वी के जो कालिदास हैं वे पतंजलि के बहुत निकट हैं। वागीश शुक्ल जी का तो कहना है कि कालिदास ने पतंजलि से साक्षात अध्ययन किया था और अग्निमित्र उनके मित्र थे, और प्रथम शताब्दी और द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व दोनों का संधिकाल उनका समय है। पर ये कालिदास जो ईसा पूर्व में है, वे पतंजलि को महर्षि नहीं कहेंगे इत्यादि प्रमाणों से चिदगन चंद्रिकाकार कालिदास हमारे कालिदास नहीं हो सकते हैं, यह निश्चित रूप से ध्रुव हो जाता है। तब समस्या फिर भी यह रह जाती है, इसमें एक प्रसंग और आता है जिस पर गंभीर अन्वेषण की आवश्यकता है कि क्या अभिज्ञान शाकुंतल, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम, इन तीन नाटकों के प्रणेता कालिदास, और रघुवंश और कुमार संभव, इन दो महाकाव्यों के प्रणेता कालिदास, दो अलग अलग व्यक्ति हैं। यह एक मत है जिसको सबसे पहले रमाशंकर त्रिपाठी, जो साकेत महाविद्यालय फैजाबाद में प्राचार्य थे, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, प्राचार्य रहे, संस्कृत के भी विद्वान थे। कालिदास पर उन्होंने अच्छा ग्रंथ भी लिखा है और कालिदास पर अनेक शोध पत्र उनके हैं। उन्होंने यह सबसे पहले प्रस्तावित किया यह मत कि जो तीन नाटक हैं उनके प्रणेता एक कालिदास हैं, और कुमार संभव और रघुवंश, इन दो महाकाव्यों के प्रणेता एक दूसरे कालिदास हैं। नाटककार कालिदास ईसा पूर्व में हुए, महाकाव्यकार कालिदास गुप्तकाल में हुए। उनका कहना था कि कालिदास गुप्तकाल के थे, इसके विषय में जितने प्रमाण दिए जाते हैं, अंतःसाक्ष्य जो उनकी रचनाओं से दिए जाते हैं, वे रघुवंश से दिए जाते हैं। जो समुद्रगुप्त की दिग्विजय है उसमें रघु की दिग्विजय में समुद्रगुप्त की दिग्विजय की छायाएं हैं, उस प्रकार के वर्णन है। आक्सस नदी का, वंशु नदी का वर्णन है, सीमांत पर जाकर के और हूणों से युद्ध करने का जो वर्णन है, उस सब में समुद्रगुप्त की दिग्विजय के वर्णन की स्मृतियां हैं। इसलिए रघुवंश तो गुप्तकाल की रचना हो सकती, और भी अन्य साक्ष्यों से रघुवंश और कुमार संभव गुप्तकाल में लिखे गए, ऐसा रमाशंकर त्रिपाठी, उनका नाम यदि मैं सही स्मरण कर रहा हूँ, उनसे मेरी व्यक्तिगत भी चर्चा होती रही है इस विषय पर, और उनकी पुस्तक तो है ही और उनके लेख भी इस पर प्रकाशित हैं। यह उनका कहना है, एक विद्वान के द्वारा उपस्थापित मत है, इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि राजशेखर यदि कह रहे हैं कि तीन कालिदास हैं, तो फिर क्यों कह रहे हैं? यह तो हमारे यहाँ होता है कि कालिदास नाम इतना प्रसिद्ध हो जाता है, फिर हम भूल जाते हैं कि शाकुंतलकार कालिदास, मालविकाग्निमित्रकार कालिदास और विक्रमोर्वशीयकार कालिदास, यह एक कालिदास है, और रघुकार और कुमार संभवकार कालिदास एक
एक कालिदास है। ऐसा धीरे धीरे हम हो सकता है भूल सकते हैं, या एक संभावना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस पर विचार किया जाना चाहिए। थोड़ा सा सुनने में अटपटा बुरा लगने लगता है, क्योंकि हमारा संस्कार बना हुआ है कि 7 काव्य कालिदास के हैं। ऋतु संहार और मेघदूत ये 2 खंडकाव्य, कुमार संभव और रघुवंश 2 महाकाव्य, और मालिकाग्निमित्रम, विक्रम और वशियम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये 3 नाटक। ऐसा सर्वत्र चल पड़ा है तो हमारे चित्त में यह अंकित हो गया है। लेकिन इतिहास से, शोध से, साक्ष्यों से यदि कुछ प्रमाणित होता है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए। इस संबंध में एक काव्य मिला, उस पर और गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। और समुद्रगुप्त के नाम से कृष्ण चरितम एक महाकाव्य के कुछ अंश प्राप्त हुए, जिसको कि गुजरात की आत्मानंद सभा ने प्रकाशित किया बहुत पहले। वह पुस्तक अब मिलती नहीं है, पर उसके 2 सर्ग जो उन्होंने छापे थे वो मैंने दूरवा पत्रिका में प्रकाशित किए थे। उसके पहले सर्ग में कवि प्रशस्ति है। उसमें यदि समुद्रगुप्त ने लिखा है या कृष्णचरित महाकाव्य या जो भी कवि उसका है, वह कहता है कि 2 कालिदास हुए हैं। एक विक्रमादित्य के समय में बहुत पहले हुए थे, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल आदि लिखा, और एक कालिदास मेरे समय में हैं, जिन्होंने कि रघुवंश लिखा है। तब वह काव्य सचमुच में समुद्रगुप्त का है या नहीं, वह फेक है, जाली है, या किसी ने लिख दिया है, किसी आधुनिक कवि ने लिख दिया है, इस पर शोध होना चाहिए। बहुत पुराना छपा है और हस्तलिखित पोथी के आधार पर छापा गया है, इसलिए सहसा उसको निरस्त नहीं किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ यह वक्तव्य मैं आज का समाप्त करता हूँ। विद्वत जन विचार और भी करें। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।